टॉपिक है ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल को लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। लैक का अर्थ है यहाँ पर लैक्टोज, यानी कि यहाँ पर जैसे हमने क्या पढ़ा था, प्रेरण पढ़ा था और दमन पढ़ा था। तो प्रेरण में हमने क्या देखा था, प्रेरण में जो इंड्यूसर का वर्क कर रहा था वहाँ पर वो लैक्टोज था। तो यहाँ पर जो लैक्टोज है वो एक इंड्यूसर की तरह कार्य करता है और दमन की तरह किस तरीके से बाकी चीज़ें फंक्शन करती हैं उसको भी हम लोग इस मॉडल के द्वारा समझेंगे। तो ये जो ओपेरॉन मॉडल है ये पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है, जीन रेगुलेशन पर ये बेस्ड है। तो इसे समझने के लिए दो वैज्ञानिक हैं, जैकब और मोनोड। तो इन्होंने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, एंजाइम संश्लेषण के प्रेरण तथा दमन को समझने के लिए ये क्या है कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रस्तुत किया। कब? 1961 में। ये जो दो वैज्ञानिक थे ये पाश्चर इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते थे और इस कार्य के लिए उन्होंने जो ये प्रयोग किया, ये जो कॉन्सेप्ट दिया, इसके लिए उन्हें 1965 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आइए देखते हैं हम ओपेरॉन क्या होता है। तो ओपेरॉन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये अच्छे से समझना है। साथ ही साथ ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि ओपेरॉन क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि ओपेरॉन का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा समझाने के लिए बोला जाता है। तो इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छे से समझिए। चलिए देखते हैं ओपेरॉन। ओपेरॉन को यहाँ शॉर्ट में समझने के लिए देखिए यहाँ पर ये बता दिया गया है, ठीक है। एन ओपेरॉन इज इक्वल टू, ये किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में इसका होता है रेगुलेटर जीन। एक ओपेरॉन किससे मिलकर बना है, रेगुलेटर जीन से, प्रोमोटर जीन से, ऑपरेटर और स्ट्रक्चर जीन से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट में समझने के लिए है। तो आइए देख लेते हैं इसका कि इसको आपको लिखना किस तरीके से है। जैकब तथा मोनोड ने उनके अनुसार क्या है, ओपेरॉन जो है डीएनए अथवा जेनेटिक पदार्थ का एक खंड है। ओपेरॉन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है जो कि एकल नियमन इकाई की तरह कार्य करता है, सिंगल रेगुलेशन यूनिट की तरह कार्य करता है। इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं। एवं रेगुलेटर, यहाँ पर देखिए ये किससे बना होता है, ये रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर और क्या है स्ट्रक्चर जिनसे ये मिलकर बना होता है। बाहर से प्रदान किए गए को रिप्रेसर, जो हमने यहाँ पर ये पढ़ा हुआ है प्रेरण और दमन, ठीक है, ये दोनों को आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो इसके साथ ही साथ क्या होता है, बाहर से प्रदान किए गए को रिप्रेसर और इंड्यूसर भी ओपेरॉन के भाग होते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि ओपेरॉन क्या होता है तो इतना आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन। तो ओपेरॉन में क्या क्या स्ट्रक्चर है, ये 4 पार्ट आप लोग देख रहे हैं जिनके, तो इन्हीं को ही आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में जानना है। सबसे पहले इसका डायग्राम आप लोग देख लीजिए। ये क्या है, एक डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, और इसी डीएनए स्ट्रैंड में ही ये सारे पार्ट पाए जाते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर है। इसी के ही ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट में आप लोग देखेंगे, फर्स्ट कौन सा है, इसमें आप लोग देख रहे हैं ये रेगुलेटर जीन फर्स्ट, ठीक है, रेगुलेटर है, इसे आई से प्रदर्शित किया गया है। प्रोमोटर पी, ऑपरेटर ओ, फिर जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो लास्ट में यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग स्ट्रक्चर जीन, ये 3 पार्ट से मिलकर ये बना होता है। इसके 3 सेगमेंट होते हैं, क्या है, सिस जेड भी बोल सकते हो इसको, या फिर फुल फॉर्म में सिस्ट्रॉन जेड वाई और ए। अगर आप लोग को एग्जाम में बोल रहा है कि लैक्टोज से रिलेटेड इस तरीके से उसको आपको दर्शा के करना है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैक, ठीक है, या फिर लैक्टोज जेड, लैक्टोज वाई और लैक्टोज ए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है पर्टिकुलर एकदम से ए लैक्टोज को दर्शाने के लिए, तो वहाँ पर आप लोग इसको लैक जेड, लैक वाई और लैक ए से दर्शा सकते हैं। तो चलिए अब इसका जो फर्स्ट सेगमेंट है उसको रेगुलेटर जीन को देख लेते हैं। तो रेगुलेटर जो जीन होता है ये डीएनए में पाए जाने वाला ये फर्स्ट सेगमेंट होता है, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ जीन बोल सकते हो। तो इसका कार्य क्या है, देखिए, साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है, संश्लेषण, संश्लेषण यानी कि निर्माण। तो
रेगुलेटर जीन वह साइट होता है या फिर वह स्थान होता है जहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है? दमनकारी प्रोटीन जिसको बोला जाता है, जो कि किसी भी क्रिया को रोक देता है, निष्क्रिय कर देता है। तो उस पदार्थ का निर्माण कौन करता है? रेगुलेटर जीन करता है। इसके साथ ही साथ और क्या दिया है ये देखते हैं। ऑपरेटर का रेगुलेटर जीन, ठीक है, सॉरी, ओपेरॉन का रेगुलेटर जीन यह निर्धारित करता है कि संरचनात्मक अथवा स्ट्रक्चरल जीन को अनुलेखित होना चाहिए या नहीं। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ किस भाग का होता है? स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चरल जीन होता है यही भाग कोडिंग वाला रीजन होता है, ठीक है। मतलब इसी भाग से ही क्या बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इस भाग का जो क्या बोलना चाहिए? कंट्रोल, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होना है या नहीं होना है, इस चीज़ का जो रेगुलेशन है, एक उस भाग का कंट्रोल करने वाला जो स्थान है वह कौन करता है? रेगुलेटर जीन के द्वारा होता है। यानी कि स्ट्रक्चर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है या नहीं होना है, इसका वो ध्यान रखता है। साथ ही साथ वो क्या करता है? दमनकारी प्रोटीन का भी क्या करता है? ये निर्माण करता है। अगला हम लोग देखते हैं प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन को पी से प्रदर्शित किया जाता है और देखिए ये किसके किसके बीच पाया जा रहा है? ये रेगुलेटर जीन और ऑपरेटर जीन के बीच में ये पाया जाता है। डीएनए का ये क्या होता है? बहुत ही छोटा सा सेगमेंट होता है जो कि 100 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या होता है? बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ही क्या होता है? एमआरएनए सीक्वेंस का निर्माण होता है। जब तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस डीएनए सेगमेंट से आकर नहीं जुड़ेगा तब तक एमआरएनए चेन का निर्माण नहीं होगा। तो ये क्या होता है? बाइंडिंग साइट यानी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसी प्रोमोटर वाले भाग से आकर वो जुड़ता है, तभी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। थर्ड पार्ट है इसका ऑपरेटर जीन। इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है। ऑपरेटर जीन क्या है? बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। देखिए यहाँ पर सबका दे दिया हुआ है कि ये क्या है? बाइंडिंग साइट यानी कि आकर इससे क्या होता है? बंध जाता है, जुड़ जाता है, इस तरीके से बंधित हो जाता है। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटर जीन के द्वारा जो रिप्रेसर प्रोटीन बना था वो आकर कहाँ जुड़ जाता है? ऑपरेटर जीन पर। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक। ये क्या है? बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जुड़ने से क्रिया प्रारंभ होगी, नया सीक्वेंस बनेगा एमआरएनए का। लेकिन अगर ऑपरेटर जीन से क्या होता है? रिप्रेसर प्रोटीन आकर जुड़ जाता है तो वह क्रिया वहीं पर रुक जाएगी या फिर निष्क्रिय हो जाएगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन की जो देख सकते हैं यहाँ पर ये विभिन्न ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन की संख्या क्या होती है? अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए लैक ओपेरॉन में, ये एक लैक ओपेरॉन का बताया है, ठीक है। लैक ओपेरॉन में आपको किस तरीके से दर्शाना है? एल, ठीक है। ये जो सिस लिखा हुआ है इसको आप लोग लिख सकते हैं लैक जेड, इस तरीके से लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, ठीक। तो लैग क्या बोलना चाहिए? लैक ओपेरॉन में इसकी संख्या कितनी है? 3 है, देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसको आप लोग दर्शा सकते हैं लैग जेड, लैग वाई और लैग ए, ठीक। अब देखते हैं ये क्रमशः बीटा गैलेक्टोसाइडेस परमिएस तथा बीटा गैलेक्टोसाइडेस ट्रांसएसिटाइलेस एंजाइम के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये तीनों का दे दिया हुआ है। ये किस तरीके से? जैसे लैगजेड है, ये फर्स्ट वाला, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों ही क्रमशः इन तीनों एंजाइम के निर्माण के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये तीनों सिस्ट्रॉन स्ट्रक्चर जीन कहलाते हैं, ठीक है। ये तीनों ही क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चर जीन कहलाएंगे तथा ओपेरॉन में पास पास ये पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये वही भाग होगा जहाँ पर क्या होगा? एमआरएनए का निर्माण होगा। एमआरएनए का निर्माण होने के बाद वो किसमें मतलब हेल्प करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में, यही वो भाग होगा,
ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये तीनों को क्या बताया गया है, रेगुलेटर, प्रोमोटर और ऑपरेटर को कंट्रोलर जीन बोला गया है। और उसी तरीके से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर जीन, और टोटल ये हो जाएगा, ये टोटल स्ट्रक्चर कहलाएगा लेक ऑपेरॉन मॉडल। ठीक है, प्रोसेस में हम आगे देखते हैं अब मैकेनिज्म ऑफ ऑपेरॉन। ऑपेरॉन की क्रियाविधि किस तरीके से है, तो ये जो क्रियाविधि है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है आपका प्रेरणीय तंत्र, जिसे इंड्यूसिबल सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये जो इंड्यूसिबल सिस्टम है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है जब माध्यम में प्रेरक अनुपस्थित हो। ठीक है, आप लोग पहले ही जानते हैं प्रेरक ये किससे, मतलब हम लोग पढ़े हैं, किसमें पढ़े, प्रेरण में। ठीक है, प्रेरण का अर्थ क्या होता है, किसी भी जीन को एंजाइम निर्माण के लिए प्रेरित करना। और ऐसे पदार्थ जो कि एंजाइम निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रेरक कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर माध्यम में प्रेरक अनुपस्थित है तो उस माध्यम में क्या है, किसी भी प्रकार का एंजाइम निर्मित नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर प्रेरक अनुपस्थित है तो उस माध्यम में क्या है, किसी भी प्रकार का प्रोटीन या फिर एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि प्रेरक का कार्य क्या होता है, किसी भी जीन को एंजाइम निर्माण के लिए प्रेरित करना। लेकिन अब वो है ही नहीं तो कहाँ से होगा। तो अब कंडीशन ये बनता है कि अगर प्रेरक अनुपस्थित है तो क्या उपस्थित रहेगा, ऑटोमेटिक ये आपको समझ जाना है कि अगर माध्यम में प्रेरक अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में कौन एक्टिव रहेगा, दमनकारी प्रोटीन एक्टिव रहेगा, रिप्रेशर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेशर प्रोटीन एक्टिव, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर माध्यम में क्या है, प्रेरक उपस्थित है, ठीक है, उल्टा बोल रही हूँ अभी मैं, अगर माध्यम में प्रेरक उपस्थित है तो जो दमनकारी प्रोटीन है वो अनुपस्थित रहेगा। और इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पर बोला गया है, अगर माध्यम में प्रेरक अनुपस्थित है तो माध्यम में क्या उपस्थित रहेगा, दमनकारी प्रोटीन, रिप्रेसिबल प्रोटीन वो उपस्थित रहेगा। ठीक है, डायग्राम के द्वारा आप समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब डीएनए के द्वारा क्या होता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के द्वारा डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, तब उस प्रोसेस को चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, तब जाकर ये समझ में आएगा। ठीक है, डीएनए ये सीक्वेंस है, डीएनए से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए निर्माण के लिए क्या होता है, आरएनए पॉलीमेरेज का जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आरएनए पॉलीमेरेज क्या है, प्रोमोटर वाले भाग से क्या होता है, जुड़कर इस सीक्वेंस का, जो एमआरएनए का सीक्वेंस है उसको पूरा ये बनाता है। जब ये एमआरएनए सीक्वेंस पूरा बन जाता है तो क्रिया क्या है, रुक जाती है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया रुक जाती है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्रिया रुकी, मतलब अब यहाँ पर रोकने के लिए इसको क्या चाहिए, वह प्रोटीन चाहिए जो इस क्रिया को रोक सके। ठीक है, एक तो क्या रहता है, जो टर्मिनेटर कोडॉन रहते हैं उसकी सहायता से भी ये रुकता है। लेकिन इस क्रिया में ये क्या होगा, इसको समझने के लिए कि एमआरएनए बना, एमआरएनए अब क्या होगा, ये ट्रांसलेशन की क्रिया होगी, और ट्रांसलेशन से क्या निर्मित होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण होता है। तो इस क्रिया में आप लोग देखेंगे कि ट्रांसलेशन में क्या होता है, रिप्रेशर प्रोटीन का निर्माण होता है, उसके मोनोमर का, जो इनएक्टिव है, क्या है ये, इनएक्टिव है मोनोमर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या बोला है कि जब माध्यम में प्रेरक अनुपस्थित हो, माध्यम में प्रेरक क्या है, अनुपस्थित हो, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है कि रिप्रेसर प्रोटीन क्या रहेगा, ये एक्टिव होगा। जब डीएनए में अब ये पूरा, जब ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया ये पूर्ण हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, डीएनए का ये जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन क्रिया के द्वारा जो प्रोटीन बना हुआ है, रिप्रेसर प्रोटीन का मोनोमर, वो कहाँ जुड़ जाता है, ऑपरेटर वाले रीजन से। ठीक है, रेगुलेटर जीन के द्वारा जो क्या बनाया जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होता है, वो ऑपरेटर वाले रीजन से आकर ये जुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर टू ऑपरेटर साइट होता है। अब ये जो क्या है,
ये भी क्या रहता है, इनएक्टिव कंडीशन में रहता है। तो वो ये जो मोनोमर है ये आकर इससे जुड़ जाता है, जिससे एक क्या बनता है, टेट्रामर का निर्माण होता है, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन का एक्टिव फॉर्म होता है। तो इस तरीके से जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर वाले भाग से आकर जुड़ जाता है और एक्टिव हो जाता है, जिससे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जो है वो रुक जाती है। ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है ये आगे की ओर और नहीं बढ़ पाता। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन वहीं पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा पढ़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में ओपेरॉन का रेगुलेटर जीन क्या करता है, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है, जब माध्यम में प्रेरक अनुपस्थित हो तब। ठीक है, माध्यम में अनुपस्थित होता है प्रेरक, तो उस कंडीशन में क्या है, रेगुलेटर जीन किसका निर्माण करता है, रिप्रेसिबल प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रेरक की अनुपस्थिति में यह क्या होता है, सक्रिय होता है, जाहिर सी बात है, तथा ऑपरेटर जीन से क्या है, ये जाकर ये जुड़ जाता है, जिससे एक टेट्रामर का निर्माण होता है। तो इसके फलस्वरूप रिजल्ट में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की स्ट्रक्चर जीन की ओर जो गति होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो आगे की ओर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर जीन की ओर जो गति करने वाला है वह क्रिया अब रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, स्ट्रक्चर जीन द्वारा ट्रांसक्रिप्शन क्रिया रुक जाएगी एवं एंजाइम निर्माण जो है वो भी नहीं हो पाएगा। इसको शॉर्ट में इस तरीके से ये डायग्राम द्वारा भी ये समझा दिया गया है। रेगुलेटर जीन क्या किया, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण किया, उसके बाद एक्टिव रिप्रेसर बाइंड टू एंड ब्लॉक ऑपरेटर जीन। देखिए यहाँ पर ये जुड़कर ये वाले भाग को, रास्ते को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, जब ये मोनोमर या फिर जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर वाले भाग से नहीं जुड़ता है, तो यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे की ओर बढ़ता जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होने लगती है। लेकिन रिप्रेसर प्रोटीन के जुड़ने से यह जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। ठीक, अब दूसरा कंडीशन हम देखते हैं। दूसरा कंडीशन है जब माध्यम में प्रेरक उपस्थित हो। अब सेम चीज है, जब माध्यम में उपस्थित रहेगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होगा और रिप्रेसर प्रोटीन क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। ठीक, देखिए प्रेरक के अणु रेगुलेटर जीन द्वारा उत्पादित दमनकारी प्रोटीन के अणुओं के साथ संयुक्त होकर उसे निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, जो भी प्रेरक के अणु होते हैं वो रेगुलेटर जीन के द्वारा क्या करेंगे, द्वारा बनाए गए जो रिप्रेसर प्रोटीन रहता है उनके अणुओं के साथ संयुक्त होकर उसको उस वक्त के लिए क्या कर देते हैं, उसको निष्क्रिय या फिर इनएक्टिव बना देते हैं। अब यह ऑपरेटर स्थल नहीं बन पाता। ठीक है, ये ऑपरेटर वाला रीजन है और ये इंड्यूसर है। ठीक है, इंड्यूसर यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, ऑपरेटर जीन के द्वारा, मतलब ऑपरेटर जीन पर उपस्थित जो ये क्या रहते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन रहते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन से आकर ये जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, इनएक्टिव रिप्रेसर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इस तरीके से ये बोल सकते हो, ये वाला ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये अब रास्ता क्या है, जो ब्लॉक हो गया था रिप्रेसर प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, वो अब क्या हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। तो अब ये रास्ता खुल गया है, ऐसा समझ सकते हो आप लोग। तो रास्ता खुलने की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो लगातार आगे की ओर ये बढ़ता जाता है। तो बढ़ने की वजह से देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिलीज ऑफ रिप्रेसर एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक जीन। यहाँ पर क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन के रिलीज होने से, निकलने से या फिर इनएक्टिव होने से बोल सकते हो। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन के रिलीज होने से क्या होता है, जो लैक जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है, जिसमें लगातार क्या है, एमआरएनए का ये सीक्वेंस बन रहा है। अब ये एमआरएनए बनने के बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन की क्रिया होगा और क्या बनेगा, लैक जीन का लैक एंजाइम का ये फॉर्मेशन होगा। लैक एंजाइम कौन कौन से थे, वही 3 एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज और
बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का ये फंक्शन मतलब निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों कंडीशन है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। का सेकंड जो है स्टेप वो है रिप्रेसिबल सिस्टम। पहले हमने क्या देखा, इंड्यूसिबल सिस्टम, अब हम देखेंगे रिप्रेसिबल सिस्टम यानी कि दमन कर तंत्र। दमन कर तंत्र में क्या होगा, अब हम लोग जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के बारे में देखेंगे कि उस क्रिया में किस तरीके से होगा। सेम वैसा ही प्रोसेस है थोड़ा सा, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ये समझना है। देखिए, इस प्रकार के तंत्र में माध्यम में उपस्थित पदार्थ एंजाइम के उत्पादन की क्रिया को रोकता है, जैसा कि इसका नाम है, ठीक है। दमन कर तंत्र में ओपेरॉन की क्रिया विधि की दो अवस्थाएं हैं। पहला वही चीज, एक तो इसका एब्सेंस और दूसरा है उसका प्रेजेंस। जब माध्यम में को रिप्रेसर अथवा वही है, ठीक है, सहदमनकारी क्या हो, अनुपस्थित हो, जब वो अब्सेंट हो। अब सेम चीज आपको यहाँ पर भी इमेजिन करना है। अगर किसी मीडियम में क्या है, को रिप्रेसर एब्सेंट है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, इंड्यूसर प्रेजेंट रहेगा। अब इंड्यूसर प्रेजेंट है मतलब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, जो हमने इसके पहले देखा है। सेम चीज है, आपको ये समझना है। देखिए यहाँ पर क्या है, लगातार ये डीएनए का ये क्या है, सीक्वेंस है। अब यहाँ पर क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव है, देख सकते हो यहाँ पर ये इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर ये लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन देख सकते हो, ये जो तीर का निशान है ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए के बाद क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या होगा, अब ये ट्रांसलेशन की क्रिया है, ठीक है। ये राइबोसोम है, ये सारे चीज क्या है, ये राइबोसोम, और इसके द्वारा ट्रांसलेशन क्रिया के द्वारा लगातार इसमें प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। मतलब ज़्यादा इसमें ना समझने वाली बात नहीं है, इजी है। अगर आप लोग जो फर्स्ट वाला हम लोग पढ़े हैं उसको समझ गए हो तो ये भी इजी है एकदम, ठीक। जस्ट अपोजिट होने वाला है ये। अगर को रिप्रेसर एब्सेंट है तो इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या होगा, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होगा, ठीक। अगला स्टेप है जब माध्यम में को रिप्रेसर प्रेजेंट हो। अब प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना, ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन से क्या है, इनएक्टिव रिप्रेसर है जिसे एपो रिप्रेसर भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एपो रिप्रेसर प्लस को रिप्रेसर ये दोनों बाइंड होकर क्या है, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। एक्टिव हो जाएंगे और किससे जुड़ जाते हैं, ये ऑपरेटर वाले स्थल से, ऑपरेटर बाइंडिंग ऑफ एक्टिव रिप्रेसर, इससे जुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज के लिए जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ऑपरेटर साइड ब्लॉक्ड, ठीक। जो ऑपरेटर साइड है ये ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जीन क्या है, डू नॉट ट्रांसक्राइब क्या है, एमआरएनए। स्ट्रक्चर जीन का जो है मतलब स्ट्रक्चर जीन एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है ये? तो चलिए यहाँ पर ये क्लियर है, ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो यूकैरियोटिक में जीन एक्सप्रेशन है ये भी क्या है, सेम होता है लगभग, ठीक है। तो इसको आप लोग, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग देख लेंगे। अगर आप लोग का एग्जाम में आता है तो ये प्रोकैरियोटिक वाला ही आप लोग का पूछता है, तो उसी को अच्छे से पढ़ लेंगे। यूकैरियोटिक का भी ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, इसको छोड़ना नहीं है, एक बार आप लोग इसको रीडिंग लगा लेंगे। बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए का सीक्वेंस होता है, ठीक है, एमआरएनए का निर्माण होता है, उसे क्या बोला जाता है, एचएनआरएनए बोला जाता है, हेट्रोजेनस एमआरएनए। हेट्रोजेनस इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें क्या है, कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट पाए जाते हैं, तो उन नॉन फंक्शनल पार्ट को हटा कर क्या है, केवल फंक्शनेबल जो पार्ट होते हैं उन्हीं को ही रखा जाता है एमआरएनए चेन में, एक मैच्योर एमआरएनए में। तो
तो ये क्रिया मैंने जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ था, mRNA का निर्माण हुआ था, तो उसमें मैंने hnRNA के बारे में बताया था, उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन के बारे में। तो ये जो है छोटा छोटा ये भी कभी कभी आ जाता है कि एक्सॉन क्या होता है, इंट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देख लिए, एक्सॉन क्या होता है, DNA या जीन का वह क्या होता है भाग है जो mRNA का ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है। mRNA का क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करता है तथा एमिनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है, उसे एक्सॉन कहते हैं। उसी तरीके से इंट्रॉन को आप लोग देखेंगे, यह DNA का जीन का वह भाग होता है जो mRNA ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता। यह भाग ट्रांसक्रिप्शन के समय क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। सक्रिय mRNA के निर्माण की प्रक्रिया जिसमें RNA के क्या है, अवांछित भाग यानी कि इंट्रॉन अलग हो जाते हैं तथा वे भाग जो एमिनो एसिड की कोडिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर इसका क्या मतलब है कि जो कोडिंग वाले भाग होते हैं, यानी कि जैसे कि एक्सॉन है, एक्सॉन का ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और एमिनो एसिड को ये कोड करता है। तो एक्सॉन वाले भाग ही क्या रहते हैं, इस mRNA सीक्वेंस में रहते हैं, और जितने भी इंट्रॉन वाले भाग रहते हैं उनका स्प्लाइसिंग क्रिया के द्वारा क्या है, देख सकते हैं, स्प्लाइसिंग एंड प्रोसेसिंग। स्प्लाइसिंग यानी कि जो कटिंग, ठीक, कौन से भाग को, एक्सॉन वाले भाग को ये क्या कर देते हैं, कट करके वो निकाल देते हैं, सॉरी एक्सॉन वाले भाग को नहीं, इंट्रॉन वाले भाग को ये कट करके निकाल देते हैं, जिसे एक मैच्योर mRNA क्या है का सीक्वेंस प्राप्त होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, एक्सॉन का आपस में जुड़ जाना क्या है, स्प्लाइसिंग कहलाता है। यानी कि जैसे कि यहाँ से इंट्रॉन क्या है, कट कर बाहर निकाल दिए जाते हैं, और साथ ही साथ इनको क्या है, जितने भी एक्सॉन होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं लाइगेज एंजाइम की सहायता से। लाइगेज जो एंजाइम होता है वो मतलब जो ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है उसको जोड़ने का कार्य करता है। तो स्प्लाइसिंग क्रिया के द्वारा जब कटिंग की क्रिया होती है तो फिर जो यहाँ पर ये जहाँ से वो ब्रेक हो गए हैं उनको जोड़ना भी आवश्यक होता है, तो जिसकी वजह से वो आपस में अब जुड़ जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के समय वह RNA जिसमें इंट्रॉनिक एवं एक जीनिक भाग होता है उसे विषमांगी या फिर hnRNA बनते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या दिया है, hnRNA वास्तविक mRNA का प्रिकर्सर होता है जो कि विशिष्ट प्रोटीन का सिंथेसिस ट्रांसलेशन प्रक्रिया द्वारा ये करता है। यहाँ पर आप लोग का दिया है यूकैरियोटिक में जीन अभिव्यक्ति का नियमन। यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं 3 से लेके 4 तक, ऐसे ही 4-5 सिद्धांत दिए हुए हैं, इसको आप लोग पढ़ लेंगे।